सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके समावेशी शिक्षा के यानी कि आपके थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है या पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। 2022 के पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतर सब पूछे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षण में होता क्या है। तो पर्यवेक्षण एक तरीके से जो स्कूल में जो भी गतिविधियां होती है, स्कूल में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा स्कूल का एक मैनेजमेंट होता है, एक प्रशासन होता है, जिसमें बच्चों की हर गतिविधि का ख्याल रखा जाता है। कौन सा बच्चा कितना प्रगति कर रहा है। इसी तरीके से विद्यालय में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो भी नहीं कंप्लीट कराए गए हैं, क्या बच्चों के लिए साफ पानी की व्यवस्था है, या ये सारी चीजें स्कूलों में जो गतिविधियां हो रही हैं उनका मूल्यांकन एक तरीके से होता है पर्यवेक्षण के माध्यम से। और इसकी सहायता से जो टीचर्स हैं वो कितने स्किल्ड हैं, यानी कि जो टीचर्स हैं वो कितनी कार्यकुशलता से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं या कितनी कार्यकुशलता से वो बच्चों को सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है, यानी कि जो पढ़ाई की प्रक्रिया है, जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया है, उसमें और बढ़ोतरी की जाती है, उसको और अच्छा बनाया जाता है। यानी कि अलग अलग तरीके के मेथड्स का प्रयोग करना टीचर्स को बताया जाता है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराना बच्चों को, जिससे आसानी से बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए और जो शिक्षा व्यवस्था है, अधिगम प्रक्रिया है, वो और अच्छी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निदान एवं उपचार को समझाइए। बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट, मैंने अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी सारे प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर आपने सारे प्रश्नों को पढ़ा होगा तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है और एक ही लाइन में यहाँ पर पूरी चीज समझा दी गई है। बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बच्चे हर एक विषय में बिल्कुल अच्छे हों। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी बच्चे की हिंदी कमजोर है तो किसी का मैथ कमजोर है, तो किसी की इंग्लिश, किसी का साइंस। तो हम क्या करते हैं, जो निदान होता है उसमें हम बस यही पता लगाते हैं कि बच्चे को किस विषय में दिक्कत है, आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है। और जब ये हमने पता लगा लिया कि समस्या कहाँ आ रही है, उसको किस विषय में, फिर उसके बाद उस समस्या का हल। मान लीजिए बच्चा मैथ में कमजोर है, अब मैथ में जिस टॉपिक में कमजोर है, जहां पर उसको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का या फिर उस चैप्टर का खूब अभ्यास कराएंगे, उसके प्रश्नों का, उसके जो क्वेश्चंस हैं उन सवालों को बार बार बच्चों से लगवाएंगे, बार बार अभ्यास करवाएंगे। और जब बार बार अभ्यास कराना, ये क्या है, उपचार है। उपचार में हम समस्या का समाधान करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, निदान में हम समस्या का पता लगाते हैं और उपचार में उस समस्या का समाधान कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में क्या अंतर है। तो पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। गुणवत्ता का मतलब कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो शिक्षा की क्वालिटी है, वो कितनी अच्छी बच्चों को दी जा रही है। जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है। जो निरीक्षण होते हैं इसमें अच्छाई और बुराई यानी कि गुण और दोष दोनों को इंगित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में सन 1947 में इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। अब इलाहाबाद की जगह आप लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में, आप लोग लिखोगे प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। परामर्श में, बच्चों की परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर डायट होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला चिकित्सालय होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मनोविज्ञान शाला होती है। तो ये सभी जगहों पर क्या होता है, बच्चों को परामर्श दिया जाता है, उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर लिखिए। शिक्षण में और निर्देशन में क्या अंतर है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो शिक्षण का मतलब बच्चों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, नॉलेज देना, जबकि निर्देशन जो होता है इसमें मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, बच्चे को सही रास्ता दिखाया जाता है। ठीक है,
2022 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित अथवा मूक बधिर होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। तो शारीरिक विकलांग का मतलब है ऐसे बच्चे जिनके शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई विकृति है, जैसे उनकी हड्डियों में कोई दिक्कत है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम शारीरिक विकलांग बालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो पिछड़ापन मापने की इकाई बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अपंगता के 2 कारण बताइए, या शारीरिक विकलांगता के 2 कारण क्या हो सकते हैं? तो एक तो हो सकता है बच्चा जन्मजात से ही अपंग या विकलांग हो, और हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हुई हो। तो ये 2 ऑप्शन या 2 कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए, कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा जो आपका ये पूरा का पूरा पेपर है, इसमें एक ही बात बार बार बताई गई है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे कोई बहुत तेज बच्चा हो, चाहे कमजोर हो, चाहे सामान्य हो, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो, सारे के सारे बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके शिक्षा देनी है। सभी बच्चों को एक ही साथ शिक्षा देनी है, और यही है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय शिक्षा की सार्वभौमिकता से है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आवाज की समस्या का दोष क्या है? आवाज की समस्या वह होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि कब तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, किस परिस्थिति में हमें ऊंचा बोलना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जब कहानी की किताब पढ़ते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कहाँ पर ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ किस तरीके से उस कहानी को पढ़ना है। कोई बच्चा उसी को बहुत तेज पढ़ता है, कोई बहुत धीरे पढ़ता है, और कोई बहुत आराम से पढ़ता है। तो आवाज की समस्या यही होती है कि उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि किस परिस्थिति में हमको ऊंचा बोलना चाहिए और किस परिस्थिति में उसे नीचा बोलना चाहिए। ठीक है, 2022 में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्वयं देख लीजिए यहाँ पर। 17, 18, 19, 22। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है कि लगातार 3 साल पूछा गया है। 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 2022 में भी पूछा गया है ये। तो बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए, अथवा शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे। जैसे किसी बच्चे की वास्तविक आयु मान लीजिए 10 वर्ष है, यानी कि वह 10 वर्ष का हुआ है, जो उसका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग, और जो उसकी मानसिक आयु है वो 12 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष यानी कि अपने से 2 क्लास के बच्चों का, 2 क्लास आगे के बच्चों का भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, सवालों को लगा लेता है। तो इसकी जो बुद्धि लब्धि हो गई वो क्या हो गई? 120 हो गई। कितनी हो गई? 120 बुद्धि लब्धि का बालक है, प्रतिभाशाली बालक हो गया ये। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस सूत्र की मदद से बच्चे का की बुद्धि लब्धि का पता लगा लेते हैं, उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखिए। तो सिरिल बर्ट के अनुसार जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी परिभाषा है, देखिए, पिछड़े बच्चे वे बच्चे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है, यानी कि 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो ये कथन दोस्तों कहा है किसने? रेबर ने कहा है। किसने कहा है? रेबर ने कहा। तो विशिष्ट बालक जो बहुत प्रतिभाशाली है उसको भी हम कहेंगे। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल निम्न बुद्धि लब्धि के हैं या फिर जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है वो भी विशिष्ट बालक कहलाएंगे। ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग है वो बच्चे भी विशिष्ट बालक कहलाएंगे। तो विशिष्ट बालकों में केवल सामान्य बालक नहीं आते हैं, याद रखिएगा, सामान्य बालकों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे बालक विशिष्ट बालक में आते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो सोनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे, यानी कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है अपने क्लास के बच्चों की अपेक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिछड़े बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालकों की विशेषताएं बताइए। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पिछड़े बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो सामान्य बच्चों से क्या होती है, सामान्य बच्चों या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर जो होता है वो मंद होता है। अधिगम स्तर मतलब जो सीखने का स्तर होता है वो धीरे धीरे बच्चा सीख पाता है। जैसे कोई बच्चा है, टीचर ने एक बार सवाल को बताया और वो बच्चा समझ गया, और कोई बच्चा वही सवाल 5 बार टीचर समझाएगा तब जा करके समझ में आएगा उसको। तो इन्हें सीखने में समय लगता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है, और पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। वो अपने आप में हीन भावना महसूस करते हैं और सब बच्चों से अपने आप को कमजोर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पर जो विद्यालय का वातावरण हो वो भय मुक्त हो, यानी कि किसी प्रकार का बच्चों को कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, अपनी बातों को वो कह पाए। इसके अलावा पिछड़े बालकों की मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए सिलेबस इस तरीके से बनाना चाहिए कि बहुत ही आसान हो, और भाषा भी बहुत आसान हो, और मेथड भी इतने आसान आसान दिए हो, चाहे वो गणित के सवाल हो चाहे कोई अन्य विषय हो, जिसको बच्चे आसानी से समझ पाए और शिक्षक आसानी से उसको पढ़ा भी पाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वंचना से क्या अभिप्राय है? तो वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। तो वंचना नहीं बल्कि यहाँ पर वंचन रहेगा। वंचन का मतलब यह वंचित होना। वंचित का मतलब दोस्तों, जैसे सरकारें बहुत सारी सुविधा दे रही हैं, गरीब व्यक्तियों को घर बना के दे रही हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, राशन दे रही हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वे असुविधाओं और अभावों में ही रहते हैं। तो असुविधा और अभाव को ही हम कहते हैं वंचित होना। जैसे कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह गया, यानी कि उसने शिक्षा ही नहीं ग्रहण किया। उसी प्रकार से कोई राशन से वंचित हो गया, कोई किसी को घर नहीं मिला, घर से वंचित हो गया। तो इस तरीके से असुविधाओं एवं अभावों की ओर ये वंचन शब्द या वंचित शब्द क्या करता है, संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय? समस्यात्मक बच्चे कौन से बच्चे कहलाते हैं? तो समस्यात्मक बच्चे वही बच्चे होते हैं जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। विद्यालय में जो अनुशासन होता है उसका भी पालन नहीं करते हैं। तो वैलेंटाइन के अनुसार जो समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, घर वाले भी परेशान, विद्यालय यानी कि स्कूल वाले भी परेशान, और समाज वाले भी परेशान। तो स्कूल में भी और समाज में भी ये समस्या के जनक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन का मतलब गाइडेंस होता है। तो गाइडेंस का क्या यहाँ पर देखिए, निर्देशन जो है गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सहायता देते हैं। इसके अलावा समय समय पर उस व्यक्ति को जहां पर भी जरूरत होती है गाइडेंस की, उसको गाइडेंस करते रहते हैं। अब परामर्श क्या होता है? तो परामर्श बहुत ही आसान है। परामर्श का तात्पर्य मायर्स के अनुसार यहाँ पर देखिए, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो परामर्श से एक तरीके से सलाह भी हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, उसको अपने विचारों से, अपने जिस तरीके से भी मदद कर सकता है उस तरीके से उसकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोविज्ञान शाला कहाँ है? अभी आपने देखा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज यहाँ पर अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1947 में हुई थी। यहाँ पर 1947 में हुई थी, याद रखिएगा।
ठीक है। सन 1947 में जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, उसी साल मनोविज्ञान शाला की स्थापना इलाहाबाद या प्रयागराज में हुई थी। और मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी। नाम याद रखिएगा उनका। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो पदेन निदेशक कहलाता है। तो मनोविज्ञान शाला में सबसे उच्च पद जो होता है वो निदेशक का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद हैं? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु जो पद हैं वो 2 पद सृजित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यही होता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और यही जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व भी करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है? तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। और विशिष्ट बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ये ऑलरेडी मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे भी आते हैं, अक्षम बच्चे भी आते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे भी आते हैं। सारे बच्चे केवल सामान्य बच्चों को छोड़ करके सब विशिष्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन या मंदता का कारण बताइए। तो शारीरिक कारण भी हो सकता है, मानसिक कारण भी हो सकता है, विद्यालय का कारण भी हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंद बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे शारीरिक रूप से मंद नहीं है ना मानसिक रूप से, ये शैक्षिक रूप से यानी कि पढ़ने में पीछे हो गए हैं। तो उसका कारण शारीरिक कारण भी हो सकता है, मानसिक कारण भी हो सकता है, विद्यालय का कारण भी हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। तो विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। पिछड़े बच्चे जो हैं, जो मानसिक रूप से मंद हैं, उनके लिए जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो उनके अकॉर्डिंग बनाया जाए और समय समय पर इनको परामर्श भी दिया जाए। तो इस तरीके से बच्चे आसानी से धीरे धीरे जो पिछड़ापन है उनका, जब मंद बुद्धि है वो धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस को देख लिया इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करने से ये फायदा होगा कि आपको सारे के सारे जो विषय हैं, सारे विषयों के जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो अलग से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। सारे विषयों के आपको वहाँ पर बिना किसी ऐड या प्रचार के आपको सारे विषयों के आपको वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आसानी से आप अच्छे से, अगर 15 दिन भी मेहनत से पढ़ाई कर लेते हो तो बहुत बहुत अच्छे नंबर लेकर के आप आओगे। तो दोस्तों इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से हमारा वहाँ पर आईडी है। और यहाँ पर दोस्तों और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। आप लोग जितना शेयर करोगे उतने हमारे भाई बहन हमसे और जुड़ेंगे डीएलएड के, और सभी का फायदा होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों। आपको सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के क्लासेस के लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।